मुंबई की सड़कों पर महीनों से भटकती अनुपमा के जीवन का एक नया मोड़ तब आता है जब वह प्रेम के सामने आर्यन के कातिल का पर्दाफाश कर देती है। जिस सच्चाई को वह अब तक अपने भीतर दबाए फिर रही थी, आज उसने उसे प्रेम के सामने रख दिया। प्रेम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में न सिर्फ आंसू थे बल्कि अविश्वास की गहराई भी थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आर्यन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां ही निकलेगी। यह राज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुपमा की जिंदगी का बोझ, जो उसने चुपचाप अकेले ढोया था, अब प्रेम के सामने खुल चुका था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अनुपमा मनोहर लाल जी के घर जाती है। दरवाजे पर दस्तक देती है और उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन मनोहर लाल जी सामने नहीं आते। तभी अंदर से एक आवाज आती है, हम यहाँ हैं। पलंग के नीचे मकड़ी के जाले साफ कर रहे हैं। अनुपमा चौंक जाती है और कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ। मनोहर लाल जी हंसते हुए जवाब देते हैं, मकड़ी के जाले हटाते हुए एक फायदा ये भी होता है कि खोई हुई चीजें मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात तब होती है जब वो चीजें मिलती हैं जिनकी उम्मीद तक छोड़ दी हो। यह बात सुनते ही अनुपमा की आंखों में एक सन्नाटा उतर आता है, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। उम्मीद, अपनापन, विश्वास, सब कुछ। मनोहर लाल जी इस पर मुस्कुराकर कहते हैं, वाह क्या सुविचार है, चलो फटाफट इसे बोर्ड पर लिख दो। अनुपमा जैसे ही उस सुविचार को बोर्ड पर लिखती है, उनकी हैंडराइटिंग देखकर वह कहते हैं, तुम्हारे अंदर लिखने की कला है अनुपमा। फिर वह चाय बनाने के लिए कहते हैं और मजाक में यह भी जोड़ते हैं कि आज वह अपनी चाय शेयर नहीं करेंगे। उसी समय हम प्रार्थना को देखते हैं, जो अपने बोरिया बिस्तर के साथ शाह हाउस से निकल चुकी है। अब उसके पास न तो ठिकाना है और न ही सहारा। वह एक एक कर अपने दोस्तों को कॉल करती है, सिर्फ 2 दिन के लिए छत की गुहार लगाती है। एक दोस्त हामी भरती है और कहती है, तू ऑफिस से सीधा मेरे घर आ जाना। कॉल काटने के बाद प्रार्थना थोड़ा लड़खड़ाती है, उसे चक्कर आते हैं। खुद से कहती है, नहीं, अब तुझे ही खुद को संभालना है। अंश को कॉल नहीं करना है, नहीं तो उसके और बा के बीच फिर से कलह होगी। मुझे अपने साथ साथ अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसे लगातार यह महसूस हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई जो उसे अकेला पाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच अनुपमा रसोई में चाय बना रही होती है और मनोहर लाल जी अपनी शिष्याओं को नृत्य सिखा रहे होते हैं। फिर वह दवाइयां लेने के लिए आते हैं तो अनुपमा पूछती है, यह सब क्या है? वह बताते हैं कि ये सब आयुर्वेद है। वह भारतीय जड़ी बूटियों पर भरोसा करते हैं। कहते हैं, हम भारतीय विदेशी दवाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं, पर विदेशों में अब आयुर्वेद का क्रेज बढ़ गया है। अनुपमा प्रभावित होकर कहती है, अगर मैं आपके साथ रही तो बहुत कुछ सीखूंगी। पंडित मनोहर हंसते हुए कहते हैं, सीखना तो पड़ेगा ही, नृत्य भी सिखाऊंगा। इधर संगीत की ध्वनि सुनकर अनुपमा के कदम भी थमते नहीं हैं। वह अपने आप को रोक नहीं पाती और एक नृत्य स्टेप कर ही देती है, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है। नहीं अनुपमा, अतीत में नहीं लौटना है। उधर अंश को जैसे ही पता चलता है कि बा ने प्रार्थना को घर से निकाल दिया है, वह आग बबूला हो जाता है। घर में सबके सामने अंश बिफर पड़ता है, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं मिली। अंश गुस्से में कहता है, कल मैंने साफ साफ कहा था कि प्रार्थना इस घर से नहीं जाएगी, लेकिन मेरे जाते ही उसे निकाल दिया गया। क्या आपने एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? वो मेरी दोस्त है, प्रेग्नेंट है और उस पर वो राक्षस गौतम नजरें गड़ाए हुए है। कम से कम उसके या उसके बच्चे के बारे में तो सोचते। बा इस पर तीखा जवाब देती है, इतनी फिक्र है तो तू चला जा उसके पास। अंश कहते हैं, आप समझ क्यों नहीं रही हैं बा, ये सिर्फ दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इस घर के लिए अपनी पसंद, अपने सपने कुर्बान कर चुका हूँ। कॉर्पोरेट की दुनिया मुझे नहीं भाती, फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ ताकि इस घर की इज्जत बनी रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ। यह सारा दृश्य एक बवंडर की तरह है जिसमें हर पात्र अपने अपने संघर्ष से जूझ रहा है। अनुपमा अपनी सच्चाई के बोझ से, प्रार्थना अकेलेपन से और अंश उस घर की बेरुखी से जहाँ वह अपनी पहचान खोता जा रहा है।
परंतु आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अनुपमा ने न सिर्फ प्रेम के सामने कातिल का नाम उजागर किया, बल्कि अपने ऊपर लगे इल्जामों की धूल भी झाड़ दी है। अब आगे क्या होगा? क्या प्रेम अपनी मां के अपराध को स्वीकार कर पाएगा? और क्या प्रार्थना की जंग में अंश उसका साथ देगा? ये सब जानना अब बेहद रोमांचक होगा। अंश की आवाज गूंजती है, अगर आप प्रार्थना को इस घर में वापस लाने के लिए नहीं मानते ना, तो मैं भी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनते ही पूरा शाह हाउस सन्न रह गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी और बा के चेहरे पर गुस्सा। अंश का गला भारी हो चुका था, लेकिन उसकी बातों में दृढ़ता थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे के लिए पैसे भेजता रहूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन जहां मेरी इज्जत नहीं, वहां मेरा रहना भी बेकार है। बा, मुझे गलत मत समझिए, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस घर का अच्छा बेटा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? माँ ने ताना मारा, वाह बेटा, 4 पैसे क्या कमाने लगा है, अपनी माँ को ही आंख दिखा रहा है। मेरा बेटा वनराज अकेला इस घर को संभालता था, पैसे कमाता था, लेकिन उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। अंश ने संयम से जवाब दिया, दादू तो आप सबको छोड़कर भाग गए थे पैसे लेकर। मैं वैसा नहीं हूँ बा, मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ठेस पहुँचे। दूसरी ओर प्रार्थना रात के अंधेरे में अकेली सड़क पर चल रही थी। डर, थकान और कमजोरी उसके कदमों को डगमगाने लगी थी। उसे लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसमें से गौतम निकल पड़ा। बिना कुछ कहे उसने प्रार्थना का बैग छीना और उसे कार में घसीटने लगा। ड्राइवर को तेज चलाने का आदेश देते हुए उसने कहा, तूने मुझसे धोखा किया, अब अंश के बच्चे की मां बन गई। अब मैं तुझे और उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को खत्म कर दूंगा। प्रार्थना डर और हिम्मत के बीच झूल रही थी। वह चिल्लाई, नहीं, मत करो ऐसा। और जैसे ही उसे एक मौका मिला, उसने चलती कार का दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। वह सड़क पर बुरी तरह गिरी, शरीर जगह जगह से छिल गया। पीछे से आ रही बाइक पर एक पुलिस वाला दिखा, जिससे डर के मारे गौतम कार नहीं रोक सका। वह बड़बड़ाया, इसकी किस्मत अच्छी है वरना आज तो इसका खेल खत्म था। उधर अनुपमा पंडित मनोहर लाल जी के घर में अपने काम में लगी हुई थी। पंडित जी किताबों के बीच अपने बेटे और बेटी की तस्वीरें देख रहे थे। अनुपमा ने पूछ लिया, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे बच्चे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, विदेश में हैं, बार बार मुझे वहां बुलाते हैं, लेकिन मैं देश नहीं छोड़ सकता। यहाँ मेरी कला है, मेरी मिट्टी है, मेरा मन। अनुपमा ने महसूस किया कि वह कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा रोज कॉल करता है। अनुपमा ने संयम से कहा, पर मैंने तो कभी फोन की आवाज नहीं सुनी। पंडित जी बोले, रात को करता है, जब यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है। अनुपमा समझ गई कि यह एक दर्दनाक झूठ है। शायद पंडित जी भी अकेले हो गए थे, अपने बच्चों के वादों के भरोसे, जैसे वह खुद थी। काम निपटाने के बाद जब अनुपमा चलने लगी, पंडित जी बोले, कल मत आना। अनुपमा घबरा गई, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। वह मुस्कराए, अरे पूरी बात तो सुन लो, कल अहमदाबाद जाना है मुझे। फिर उन्होंने बताया कि पराग कोठारी के साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलनी है। जैसे ही नाम लिया, पराग कोठारी, अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि यह वही पराग था जिसका संबंध राही, माही और परी से था। और अगर राही डांस एकेडमी खोल रही है, तो यह मुकाबला सीधा सीधा दिल और अतीत का था। अब सीन कट होता है प्रेम और राही पर, जहां राही बड़े मन से नृत्य कर रही थी। प्रेम उसके पास आया और कहा, तुम्हें यूं खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन एक बात बताने आया हूँ, मुझे काम से मुंबई जाना होगा। बम्बई का नाम सुनते ही राही चौंकी, काम से जा रहे हो तो घूमना मत, जैसे ही काम खत्म हो लौट आना। प्रेम को कुछ अजीब लगा, आखिर राही को मुंबई से इतना डर क्यों है? क्या वो जानती है कि वहां कौन है? क्या वह अनुपमा को लेकर चिंतित है? और इसी रहस्य, भावना और झटके के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सवाल उठते हैं, क्या अनुपमा और प्रेम का आमना सामना होगा? क्या राही और अनुपमा फिर से आमने सामने खड़ी होंगी? क्या प्रार्थना को कोई बचा पाएगा? और क्या अंश अपने रिश्तों को बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा का अगला एपिसोड, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया तूफान।